नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। शहर में 15 अगस्त से सिटी बस सेवा शुरू होने की संभावना। सिटी बस शुरू होने के बाद ऑटो चालकों पर बेरोजगारी का संकट। सैकड़ों ऑटो चालकों ने लोन लेकर खरीदे हैं नए ऑटो। सिटी बस शुरू होने पर ऑटो चालकों के साथ साथ निजी बैंकों की रिकवरी भी खतरे में पड़ने की संभावना। अमरावती शहर में 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या के कारण परिसर में तनाव की स्थिति। समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हो रहे वाहनों की दुर्घटना। बुधवार सुबह कार और पिकअप वाहन की भिड़ंत में कार चालक की मौत। शहर में बढ़ता जा रहा संपत्ति कर का बकाया। मतदाता सूची के विशेष गहन कार्यक्रम में सेवा दे रहे टैक्स विभाग के कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा टैक्स विभाग। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में सिटी बस जरूरी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें। शहर के हजारों ऑटो चालकों के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि करीब 20,000 ऑटो चालकों और उनके परिवारों का क्या होगा। शहर के सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए महापालिका द्वारा जल्द ही अकोला में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस शुरू की जा रही है। यह सर्विस 15 अगस्त से यात्री सेवा के लिए शुरू की जाएगी, जिससे अकोला के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शहर के करीब 20 से 25,000 ऑटो चालकों के लिए रोजी रोटी की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सिटी बसों के आने से हजारों ऑटो ड्राइवर बेरोजगारी की कगार पर आ जाएंगे। सिटी बस सर्विस की वजह से ऑटो व्यवसायियों को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। हालांकि बदलते समय के हिसाब से और अकोला के विकास के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस शहर के लिए अत्यंत जरूरी सुविधा है, लेकिन इस सुविधा से शहर के 20,000 ऑटो चालकों के परिवारों के उदर निर्वाह का बड़ा प्रश्न निर्माण हो सकता है। सिटी बस अकोल्यामध्ये सुरू होणार आहे। सिटी बस सुरू झाल्यावर तर 10 ते 20 रुपयेच भाडं त्याचं राहणार आहे ना। तर आपल्या ऑटो व्यवसायावर त्याचा काय परिणाम होईल, काय वाटतं तुम्हाला? भरपूर परिणाम होणार आहे। आता आमचे परमिट धारक आम्ही कुठं जायचं चालवायला? सिटी बसमुळे तर आमचं सगळ्यांचं विस्कळीतच काम होऊन जाणार आहे। आमची तर एकदम उपासमारीचीच पाळी येणार है। जैसा अभी धंधे नहीं है, इतने सारे ऑटो है, सिटी छोटी है और ऑटो बहुत है। अब उसके बारे में अगर ये सिटी बस चालू हो जाएंगी तो उससे परेशानी बहुत होंगी ऑटो वाले के लिए। अभी तो मारा मारे करते एक में के सवार कि मैंने लाया। अब जब सिटी बस चालू हो जाएंगी तो उससे तो रोजगार पर बहुत फरक पड़ेगा ना सर। कसं आहे, वास्तविक पाहता या अकोला शहराचा जर विकास केला, जर याचा जर आपण विचार जर केला तर ही सिटी जी आहे ही सिटी बस चालण्यासारखी सिटी आहेच नाही वास्तविक पाहता। आणि हिची जी व्यवस्था आहे ही सगळी भ्रष्टाचारी व्यवस्था आहे। हिचं शासन प्रशासन जे कोणतं काही असेल तर एवढा भ्रष्टाचार आहे। बस चला रही, कुछ हमारा भी ध्यान रखिए जी। ये विजय अग्रवाल से रिक्वेस्ट है हमारी, और एकनाथ शिंदे साहब से भी रिक्वेस्ट है हमारी, और यहाँ के आमदार साहब अनूप धोत्रे साहब, सावरकर जी साहब से रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब से विनती है हमारी कि हमारे रोजगारी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम बहुत गरीब लोग हैं, कर्जा बदारी करके हमने ऑटो लिए, थोड़ा हम पे भी ख्याल रखिए। आपके हम मतदान दाता है, आपको वोट देने वाले लोग हैं हम। बसें चालू होने से आप हमारी रोजी रोटी पर असर करेंगे तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। फिर ये बारी में अकोला शहर से वोट नहीं देंगे हम ऑटो वाले। बेरोजगारी तो हमारी मारे जा रही, क्या करें हम लोग? परिणाम तर होणारच साहेब। सध्याच तशी परिस्थिती आहे की म्हणजे ऑटो चालवणं बहुत मुश्किल आहे। म्हणजे काही जमून नाही सध्या। आणि सिटी बस चालू झाली तर आणखीन मग जास्त धावपळ करावं लागेल। आणि जे बॅटरीच्या गाड्या वगैरे आता परमिटच्या आमच्या गाड्या आहेत त्यांना काहीच व्हॅल्यू नाही। यांनी बॅटरीच्या गाड्या वाढलेल्या आहेत आणि जे जुने ऑटो आहेत स्क्रॅप ते पण धावतात गाडीच्या। जुने ऑटो पण चालू आहेत। शहरात एवढी ऑटोची गर्दी झालेली आहे की एवढी तुमचा मोर्चा काढला ना, पार्किंगसाठी जागा मिळणार नाही तुम्हाला। तर जुनेचे ऑटो बंद करा आणि त्या परमिटला आम्हाला काही व्हॅल्यू नाही आणि बॅटरीच्या गाड्या चालू झाल्या आहेत। परिणाम तो होणारच आहे ऑटोवर।
कारण की आताच एवढे ऑटो वाढले की एकमेकाचे सवाऱ्या घेणं हे ते आता सिटी बस चालू झाल्यावर तर अजूनच हे होणार ना, भांडणाचेच काम होतील ना की सिटी बसच्या सवाऱ्या त्या हे बाकीचे ऑटोले आता यायले सवाऱ्या कम पडतील, तेच एकमेकाच्या सवाऱ्या घेऊन पळणं जास्त म्हणजे मारामारी होणं ऑटोवाल्याचं त्यातच जास्त वाद होणार आहे। ऑटो ऐसा में ऐसा फ़र्क गिरेगा कि हमारे ऑटो पे जो कारोबार है उसके ऊपर बहुत दिक्कत आ सकती है। वैसा तो पहले ऑटो के कारोबार इतने नहीं है और आगे चल के अगर सिटी बस चालू हो जाती है तो और कारोबार हमारे एकदम नीचे आ जाएंगे। उससे हमारी आर्थिक परिस्थिति में घर संसार में दिक्कत आ सकती है और तकलीफ हो सकती है। अभी ऑटो वाले जैसा है जैसा रोजी रोटी कमा रहे, बाद में ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े वो चोरिया चमारिया पे बात आ जाए। फिर लोग अगर बच्चे के लिए अगर घर में खर्चे को नहीं रहेंगे तो फिर घर वालों के लिए तो क्या करेगा फिर इंसान। एक जिम्मेदार इंसान को तो अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। यही आपसे बोलना था। अकोला शहर में 42 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इनमें 9 मीटर लंबी 28 बसें और 12 मीटर लंबी 14 बसें शामिल हैं। अकोला में एक जगह से दूसरी जगह का सफर केवल 10 से 20 रुपए में हो जाएगा, लेकिन शहर में पिछले कुछ सालों से बैंकों से लोन लेकर ऑटो व्यवसाय करने वाले ऑटो चालकों का धंधा चौपट हो जाएगा। इसका असर ऑटो चालकों के साथ बैंकों पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में अकोला में नया ऑटो खरीदने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में 231, साल 2024 में 760, साल 2025 में 760 और मौजूदा साल 2026 में अब तक 300 नए ऑटो खरीदे जा चुके हैं। जिले में अभी करीब 260 ई ऑटो और 1200 निजी इस्तेमाल के ऑटो हैं। जिले में रोज़ाना करीब 10 से 15 हज़ार ऑटो चलते हैं, जिनमें 7,573 रजिस्टर्ड पैसेंजर ऑटो और दूसरे जिलों से आने वाले ऑटो शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर ऑटो बैंकों या प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर खरीदे गए हैं। अब जब सिटी बस शुरू हो जाएगी तब यात्री सिटी बस से यात्रा करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। नतीजतन ऑटो चालकों के इनकम पर असर पड़ेगा। इसके चलते बैंकों की किश्तें कैसे चुकाएं, यह सवाल निर्माण होगा। इससे न सिर्फ ऑटो चालकों बल्कि लोन देने वाले सरकारी तथा निजी बैंकों की रिकवरी भी खतरे में पड़ने की संभावना है। सर हमारे इस पे 2 लाख रुपए फाइनेंस उठाए हुआ है बैंक से। जैसे हमने अभी 400 रुपये कमाए दिन भर में, बिगर अभी बस आई भी नहीं तो अभी 400 रुपये कमाए हमने। अब घर चलाने के इंस्टॉलमेंट भरने के क्या करना। आमचे जास्तीच पडणार दादा, काहून का पहिले तो धंदे काहीच नाही आमचे। दोन एक सवारीवर 2-2, 3-3 एवढं थांबू राहिले। आमचा एकदम भूकमरी जिंदगी आली मग कसं आहे ते। आता तुम्ही बार्शी टाकडीवरून येणं जाणं करताय, हो आता जर सिटी बस तिथं सुरू झाली तर काय वाटेल तुम्हाला? वांदाच आहे दादा। पहिले तर महामंडळाचे बसालाही आहे तिच्यात, मग प्रायव्हेट वाहन लई आहे, मग दुसरे आता दुसरे बी एफ चालतात, सगळे ई रिक्षा आहे, सगळे आहे। सवारी तो भेटणारच नाही दादा। आपने लोन लिया, कितने का लोन लिया है? मेरे गाड़ी पे तो समझ लो 6 लाख का तक लोन है मेरे गाड़ी क्या पर। इंस्टॉलमेंट जाती है आपकी? पेमेंट मेरी 11,800 रुपये जाती। अभी सिटी बस शुरू होने के बाद क्या फर्क पड़ने वाला, क्या लगता है फर्क आपको? बोले तो अब कैसा हमको बहुत गाड़ा खारिज करना पड़ेगा समझ के चलो, क्योंकि सिटी बस में जितना अपना फर्क पड़ेगा आधी को आधा फर्क पड़ेगा हमारे। जो कमा रहे हैं हम करीब 1,000-1,500 रुपये, तो हमको उसमें से आधे तो इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ता, हमको 500-600 रुपये निकालना पड़ता। गरीब इंसान के हत्या हम उसके हत्या सुविधा कर सकते हैं। 10 रुपये में ले जाते सर और फ्री में भी छोड़ देते हम उसको। ऐसा नहीं कि 20 रुपये लगेंगे, हम 10 रुपये में भी सेवा देते सर। वो भी हम घर पर छोड़ेंगे। 3 सवारी का अभी सर ऐसा बोलते हुए आगे 60 रुपये लेंगे, हम 50 रुपये में छोड़ देते सर। वो भी घर तक का छोड़ते सर, इतनी सेवा देते हम उसको पब्लिक को। रात में 11 बजे तक का हम ऑटो चलाते सर। कोई पेशेंट रहा तो हम ही लेके जाते। बस जाएंगी कि इतनी रात में पेशेंट उठाने को सर। कोई दवाखाने काम रहा, कोई इमरजेंसी काम रहा तो ऑटो वाला जाता सर। बस थोड़ी आएंगी इतनी रात में उसको उठाने के आते। अमरावती शहर के राजेंद्र कॉलोनी के समीपस्थ विजय कॉलोनी में 25 वर्षीय युवक की अत्यंत बेरहमी से हत्या की गई। हमलावरों ने पहले उसके हाथ का पंजा अलग कर बाद में उसकी निर्गुण हत्या कर दी। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं। आज बुधवार सुबह अमरावती शहर एक 25 वर्षीय युवक की हत्या से दहल उठा। शहर के ताजनगर निवासी शेख आफाक शेख शकील नामक युवक खून से लथपथ अवस्था में पोरवाल सीमेंट डिपो के समीप दिखाई दिया। पूरे परिसर में खून ही खून दिखाई दे रहा था। अज्ञात हमलावरों ने पहले उसके हाथ का पंजा अलग कर उसकी गर्दन और छाती पर तेज औजार से वार कर दिए थे। सुबह सुबह यह घटना सामने आने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। उसे तुरंत इरविन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी फैलते ही अस्पताल परिसर में मृतक के परिजन, रिश्तेदार तथा परिसर के नागरिकों की भीड़ जमा हो गई थी। खबर लिखे जाने तक मृतक का पोस्टमार्टम चल रहा था। इस घटना में 4 आरोपी होने का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस परिसर के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। अस्पताल परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए लोकल क्राइम ब्रांच तथा फ्रेजरपुरा पुलिस थाने की टीम रवाना हो गई है। आज राजेंद्र कॉलनी स्थित सकाळी 8:30 वाजताच्या दरम्यान 25 वर्षीय युवकाची निर्गुण हत्या करण्यात आलेली आहे। आफाक शेख असे या मृतक युवकाचे नाव आहे। या ठिकाणी शवविच्छेदन केंद्रात त्याचा मृतदेह या ठिकाणी आणण्यात आलेला आहे। आपण पाहू शकता की शवविच्छेदन केंद्रामध्ये नातेवाईकांची या ठिकाणी गर्दी झालेली आहे। पोलीस बंदोबस्त सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सध्या आरोपी फरार असून पोलीस त्या आरोपीचा शोध घेत आहेत। मी संदीप मानकर, जिल्हा प्रतिनिधि, RRC न्यूज नेटवर्क, अमरावती। वाशिम जिले में मालेगांव के पास समृद्धि हाईवे पर एक कार और पिकअप गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले की पहचान सुरेंद्र खोटरे के तौर पर हुई है और वह अकुला का रहने वाला है। इस दुर्घटना के कारण समृद्धि मार्ग का यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ था। समृद्धि महामार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अभी तक कई निरपराध लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। समृद्धि हाईवे पर रात के समय एक कार और पिकअप ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। यह हादसा मालेगांव पुलिस स्टेशन की हद में चैनल नंबर 252/900 के पास हुआ, जब कार समृद्धि हाईवे पर नागपुर की ओर जा रही थी। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मालेगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालेगांव के ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया। इस गंभीर हादसे का कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन मालेगांव पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। हादसे के कारण कुछ देर के लिए समृद्धि महामार्ग का यातायात बाधित हुआ था और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। पिछले कुछ दिनों में समृद्धि महामार्ग पर हादसों की संख्या बढ़ गई है और गाड़ी चलाते समय स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत है। अकोला शहर में संपत्ति कर का बकाया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे महापालिका की वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो गई है। संपत्ति मालिकों पर 204 करोड़ रुपए का बकाया है और टैक्स विभाग इसे वसूलने में विफल रहा है। परिणाम स्वरूप महापालिका के खजाने पर भारी दबाव है और प्रशासन विकास कार्यों, ठेकेदारों के बकाया और दैनिक प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। नागरिकों से टैक्स के लिए अभय योजना, माफी योजना जैसी कई योजनाएं लागू की गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अन्य कार्यों के लिए कर विभाग के कर्मचारियों को काम पर लगा दिया गया है। इस कारण टैक्स वसूली अभियान लगभग ठप हो गया है। इसलिए शहर के विकास के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने के मामले में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। संपत्ति कर महापालिका की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। शहर में सड़कों, जलापूर्ति, स्वच्छता, घन कचरा प्रबंधन, बागों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। यह धन मुख्य रूप से संपत्ति कर से प्राप्त होता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कर वसूली की गति धीमी हो गई है और बकाया राशि लगातार बढ़ रही है। इन दिनों महापालिका का टैक्स विभाग अतिरिक्त कार्यभार से जूझ रहा है। कर विभाग के कर्मचारी मतदाता सूचियों का विशेष गहन कार्यक्रम और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं। इससे नियमित कर वसूली अभियान, कर न भरने वालों को नोटिस भेजना, व्यक्तिगत निरीक्षण और जब्ती अभियान प्रभावित हुए हैं। महापालिका प्रशासन राजस्व की कमी का सामना कर रहा है, जिससे कई विकास कार्यों के भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। शहर में सड़कों, नालियों, जलापूर्ति और अन्य कार्यों को करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान करना मुश्किल हो गया है। इससे विकास कार्यों की गति धीमी हो रही है। नागरिकों की शिकायत है कि शहर में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। इस दूषित पानी ने नागरिकों के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। दूषित पानी के कारण कई लोगों को पेट की दिक्कतें हो रही हैं। इससे बच्चे और वरिष्ठ सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नागरिकों की शिकायत है कि पिछले कुछ दिनों से अकोला शहर के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा गंदा और दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। इस दूषित पानी ने शहर के नागरिकों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या खड़ी कर दी है। कई लोगों को पेट की दिक्कतें हो रही हैं। नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि अकोला महापालिका नागरिकों को साफ पानी देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है।
शहर के कई वार्डों में नलों को आने वाला पानी गंदा, बदबूदार और झागदार दिखाई दे रहा है। इस पानी को पीने से लोगों की सेहत खतरे में पड़ गई है। दूषित पानी के कारण शहर के लगभग सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में पेट की बीमारियों, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच जलापूर्ति विभाग के इंजीनियर ने बताया कि महापालिका की सीमा के अंदर कोई लीकेज नहीं होगी और इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अकोला शहरामध्ये गढूळ पाण्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने सर्व भागांमध्ये आवश्यक पाहणी करण्यात येत आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत कुठेही लिकेज राहणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत आहे। नागरिकांनी अशा बाबतीत महानगरपालिकेकडे तक्रार करावी, त्या अनुषंगाने तात्काळ उपाययोजना करणे सोयीचे होईल। तसेच आगामी पावसाळ्यामध्ये छताचं पाणी पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जलपुनर्भरण करणे आवश्यक आहे। अकोला महानगरपालिकेतर्फे शहरातील नागरिकांनी जलपुनर्भरण करावे याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे। आज राज्य भर के कॉलेजों के साथ साथ वाशिम के एडवोकेट रामकृष्ण जी राठी कॉलेज में भी मंत्रिमंडल शपथ समारोह संपन्न हुआ। इसमें कॉलेज के छात्रों को मुख्यमंत्री और अलग अलग विभाग का मंत्री पद देकर शपथ दिलाई गई। इस उपक्रम से छात्रों में नेतृत्व को निर्माण होने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग और महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में पूरे राज्य में करियर संसद उपक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत वाशिम जिले के शिक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध एडवोकेट रामकृष्ण जी राठी विधि महाविद्यालय के अलग अलग छात्रों को मुख्यमंत्री तथा विविध विभाग के मंत्री बनाकर उन्हें शपथ दिलाई गई। इस उपक्रम के कारण विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण निर्माण होने में मदद मिलेगी। यह समारोह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रकाश दाभाड़े की मुख्य मौजूदगी में हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कॉलेज के अध्यापक, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज ॲडव्होकेट रामकृष्ण राठी विधी महाविद्यालयामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत तथा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या विद्यमाने आज करिअर कट्टा या योजनेमार्फत संसद विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री तथा मंत्री यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला। हा सोहळा आगळा वेगळा असून महाराष्ट्र राज्याने घेतलेले अत्यंत अत्युच्च कोटीचे पाऊल आहे। विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, विद्यार्थ्यांची प्रगती व्हावी, विद्यार्थ्यांमध्ये सद्गुण निर्माण व्हावे, त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, ते कर्तृत्ववान व्हावे, देशाची आणि समाजाची सेवा त्यांच्याकरवी व्हावी, हा या योजनेचा उद्देश आहे। आज महाविद्यालयामध्ये 10 विद्यार्थ्यांनी शपथ घेतलेली आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री व मंत्री विविध खाते त्यांना देण्यात आलेले आहेत। हा सोहळा अत्यंत दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकार असून माझ्या मते हा समाजाकरता, महाविद्यालयाकरता आणि सरकारकरता अत्युच्च कोटीचा कार्यक्रम आहे असे मी मानतो। आणि या सोहळ्याच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे जीवन आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही असे माझे सर्वांगीण मत आहे। मी महाराष्ट्र शासनाचे या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने कोटी कोटी आभार मानतो आहे आणि आजचा शपथविधी सोहळ्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ जे स्थापन झालं आहे अशा सर्व विधी विद्यार्थ्यांना मी कोटी कोटी पुढील वाटचालीकरता शुभेच्छा देतो आहे। आज ॲडव्होकेट रामकृष्णजी राठी विधी महाविद्यालय इथे करिअर संसदेची स्थापना झाली, म्हणजेच जी करिअर कट्टा अंतर्गत केल्या गेलेली आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री, नियोजन मंत्री असेच इतर 11 मंत्र्यांची निवड झाली। त्यामध्ये मी मुख्यमंत्री ह्या पदाची शपथ घेतली आहे। चांगलं वाटतं आहे की पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, त्याबरोबर फार रिस्पॉन्सिबिलिटीज पण आहेत आणि ह्यामुळे आमच्या नेतृत्व गुण वाढतील आणि मी असे आश्वासन देते की मी आणि माझे मंत्रिमंडळ मिळून जे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि महाविद्यालयाच्या हितासाठी जे पण कार्य असेल ते चोखपणे पार पाडेल। बार्शी टाकली के किसान और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्र जिला परिषद के स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में गरीब छात्रों के भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक है, लेकिन शिक्षकों की मनमानी से स्कूल खुलने का कोई टाइम नहीं रहा है। इसलिए छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अभिभावकों ने स्कूल मुख्याध्यापिका अश्विनी सरोदे से कई बार स्कूल समय पर खोलने के लिए शिकायत की है, क्योंकि छात्र और उनके अभिभावक समय पर स्कूल आते हैं, लेकिन हमेशा स्कूल समय पर नहीं खोला जाता है।
बंद ही रहता है। अपने काम धंधे छोड़कर अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर स्कूल में आना पड़ता है, लेकिन स्कूल बंद रहने से उन्हें स्कूल खुलने का इंतज़ार करना पड़ता है। स्कूल देर से शुरू होने से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। हमारे प्रतिनिधि ने आज सुबह 8:45 पर स्कूल का दौरा किया, तब भी स्कूल नहीं खुला था। स्कूल में 3 से 4 शिक्षक हैं, उनमें से एक को तहसील ऑफिस में बीएलओ के तौर पर चुना गया है। बीएलओ के काम की वजह से वे तहसील ऑफिस एसआईएफ फॉर्म भरने में बिजी है। यह देखते हुए अभिभावक स्कूल के प्रिंसिपल से सुबह 7:30 बजे स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। स्कूल हमेशा देर से खुलता है, जिसे लेकर अभिभावकों ने पंचायत समिति में शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। स्कूल देरी से खुल रहा है, इस कारण अभिभावक अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दे या स्कूल टाइम पर, यह सवाल निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए जिला परिषद की यह शाला समय पर खुलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। हमारे संवाददाता आजम खान की रिपोर्ट। टाकळी मराठी मुलांची शाळा येते 7:30चा टाईम असून आता 9:30 वाजले, परंतु मॅडम आल्या नाही. बघा कुलूप मला आज सकाळी सर्व या पालकांचे फोन आले व शाळा बंद आहे. मी आलो तर खरंच शाळा बंद आहे. बघा हे सर यांचे फोन आले तर तुम्ही मराठी शाळेचा तुम्ही आलेला नाही तर विद्यार्थ्याला जाऊन जरा तुम्ही बघा तरी मी इथे आलो. तुम्ही शाळेचे अध्यक्ष तर शाळेचा टायमिंग कोणता? शाळा उघडायचं 7:30चा टाईम आहे म्हणता. मग सध्या तर 8 वाजले. मी केलता पागरूत सरांना फोन केलता मी. पावणे 9 झाले. हा रिजवान सर, आता शाळेला कुलूप आहे तर तुम्ही आता कुलप तोडसाल की लेकराला बाहेर लावरीसारखं बसूसाल? नाही चाबीची वाट बघतो नंतर इथं बसून. हा ना, तर लेकराला तुम्ही लावरीसारखं बाहेरच बसूसाल आता. ते काही उपाय नाही. मग याची चाब्या कोणाजवळ शाळेच्या? मुख्याध्यापक जवळ असते. हे आमचे ताई आहे पिंजरकर ताई खिचडीवाले. तुम्ही चाब्या कोण येतो शाळेचा तुमच्याजवळ? अचलपुर तहसील के रावल गांव के कई किसानों की शिकायत है कि खेतों में बुआई करने के बाद भी सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे उन पर दोबारा बुआई का संकट निर्माण हो गया है। किसानों के संकट को ध्यान में रखते हुए अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने आज किसानों के खेतों का दौरा कर नकली बीज बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बुधवार सुबह अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े तालुका कृषि अधिकारियों के साथ सीधे किसानों के खेतों में गए। इस मौके पर किसानों ने नकली बीजों के कारण फसल अंकुरित नहीं होने का अपना दर्द सांसद के समक्ष व्यक्त किया। जो बीज अंकुरित नहीं हुआ वह खराब क्वालिटी का था। कुछ खेतों में बीज 10% या 20% तक ही अंकुरित हुए, जबकि कुछ बिल्कुल भी अंकुरित नहीं हुए। किसानों ने कहा कि उक्त बीज बूस्टर, ओसवाल और कुछ अन्य कंपनियों के थे। नकली बीजों के कारण किसानों को दोहरी बुआई की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह देख सांसद बलवंत वानखेड़े ने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क किया और बोगस बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर तालुका कृषि अधिकारी अक्षय क्षीरसागर, श्रीधर काले, चेतन जवंजाल, सुनील पवार, स्वप्निल राउत, सुभाष खांडेकर, गोलू अतकरे, राजेंद्र राउत, प्रकाश राउत, हर्षल जवांजल, प्रशांत भदंगे, जुबेर भाई के साथ स्थानीय किसान मौजूद थे। इन सभी बोगस बीज बेचने वाली कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्होंने RRC न्यूज को दी। बळवंत भाऊ, आपण आज रावळगाव इथे तालुका अचलपूर इथे जाऊन शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली। संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यात आता जेमतेम पेरणी होत असताना सोयाबीनचं बियाणं अनेक ठिकाणी म्हणजे जवळपास सगळ्याच तालुक्यात अचलपूर असेल, तिवसा असेल, दर्यापूर असेल, अशा अनेक तालुक्यात सोयाबीनचं बियाणं निघालं नाही। काही ठिकाणी निघालं तर पर्सेंटेज खूप आहे, कमी आहे, आणि काही ठिकाणी तर बिलकुलच निघालं नाही। या संदर्भात मी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय कृषी अधिकारी जिल्हा यांच्यासोबत वारंवार संपर्कात राहून लोकांच्या ज्या तक्रारी आहेत त्या तक्रारीच्या निवारणाच्या संदर्भात मी संबंधितांसोबत चर्चा केली आणि जे काही शेतकऱ्याचं बियाणं निघालं नाही त्याचा अतोनात नुकसान झाला। अगोदरच शेतकरी हा
फार मोठ्या संकटात आहे. पाऊस उशिरा सुरू झाला आणि अजूनही बऱ्याच संकटात असल्यामुळे ते त्यांना नुकसान भरपाई तर दिलीच गेली पाहिजे. त्याचबरोबर ज्या काही बोगस कंपन्या आहेत तशा बियाण्याचे जे बोगस बियाणं विकत आहे, मग पोस्टवाल जे आताच बूस्टर या कंपनीवर गुन्हेसुद्धा दाखल केले म्हटल्यानंतर तर या कंपन्यांवर गुन्हे तर दाखल झालेच पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्याचा जो मोबदला आहे त्याचं नुकसान भरपाई ते सुद्धा मिळाली पाहिजे. आज रावळगावला मी गेलो, जवळपास 10 ते 15 शेतकरी 10 ते 12 शेतकऱ्यांचं बियाणं निघालं होतं. प्रत्यक्ष शेतीच्या बांधावर गेल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांची जी काही हालत आहे परिस्थिती आहे ती समजली. बियाणं कसं उगवलं नाही गेलं, काय कसं निर्जीव अवस्थेत पडलेलं आहे बियाणं ते पाहिलं. तर हे एक प्रकारे शेतकऱ्याचं आता दुबार पेरणीचं जे संकट शेतकऱ्यांना आलं आहे त्या संदर्भात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात शासनाला काही आपण पत्रव्यवहार करणार आहे? नाही, आता एकदम आता लगेच दुष्काळ जाहीर होऊन जाहीर होणार नाही, आपण मागणं ही आशास्पद होणार आहे. काही काळ जाऊ द्यावं लागेल. जी काही निसर्गाची परिस्थिती आता निर्माण होते त्या परिस्थितीनुसार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीनं आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहू. मग उद्या दुष्काळ असेल किंवा काही परिस्थिती निर्माण झाली तर असं. पिछले एक सप्ताह से बारिश गायब हो चुकी है। बारिश के थमने से मौसम का मिजाज बदल गया है। न्यूनतम के साथ ही अधिकतम तापमान बढ़ गया है। इस कारण नागरिकों को फिर से भारी उमस का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से बारिश ने मुंह फेर लिया है। बारिश के रूठने से मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर में न्यूनतम के साथ ही अधिकतम तापमान भी काफी बढ़ गया है। इस कारण नागरिकों को भारी उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिन हो या रात, नागरिक पसीने से तरबतर हो रहे हैं। सबकी निगाहें बारिश की ओर टिक गई हैं। विशेषतः किसान आसमान की ओर नजर लगाए बैठे हैं। आज बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह से बारिश रुक गई है। बारिश न होने से किसानों के सामने फसलें बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वही मौसम का मिजाज बिगड़ने से आम नागरिकों को गर्मी व उमस का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में बिजली आपूर्ति बार बार खंडित हो रही है, जिससे नागरिकों को और अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। यह देखते हुए बारिश के लिए और अधिक कितना इंतजार करना पड़ेगा, जिसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। शहर में 15 अगस्त से सिटी बस सेवा शुरू होने की संभावना। सिटी बस शुरू होने के बाद ऑटो चालकों पर बेरोजगारी का संकट। सैकड़ों ऑटो चालकों ने लोन लेकर खरीदे हैं नए ऑटो। सिटी बस शुरू होने पर ऑटो चालकों के साथ साथ निजी बैंकों की रिकवरी भी खतरे में पड़ने की संभावना। अमरावती शहर में 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या। हत्या के कारण परिसर में तनाव की स्थिति। समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हो रहे वाहनों की दुर्घटना। बुधवार सुबह कार और पिकअप वाहन की भिड़ंत में कार चालक की मौत। शहर में बढ़ता जा रहा संपत्ति कर का बकाया। मतदाता सूची के विशेष गहन कार्यक्रम में सेवा दे रहे टैक्स विभाग के कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा टैक्स विभाग। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।